Hi dear students, welcome back once again in Intelligence Care Institute. Myself Dr. Indikhawadar. Today I am discuss about the second part of the electron transport system. क्लियर है बेटा? आज हम लोग दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है और हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये रिएक्शंस जो होती है बेटा, ये टेक्स प्लेस होती है इनसाइड दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर लेयर एंड दिस इज इनर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस हियर। देखिएगा बहुत अच्छे से बेटा, जितने भी लोग हैं। This is a complex number 1. This is complex number 1 and this is complex number 2, complex number 2, complex number 1, and this is complex number 3 and this is complex number 4. क्लियर है? चलिए देखते हैं ये क्या है बेटा। मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। मेरे ख्याल से बात समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम आता है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल चलती है। जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो प्रोडक्शन होता है NAD से। यानी अगर मैं यहाँ की बात करूँ बेटा, अब देखिएगा, यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद मैं एक जगह और अच्छे समझाऊंगा जैसा आपकी NCERT लिख रही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा, तो सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तो यहीं पे फॉर्मेशन होता है Na। इधर लिखा जाए तो बेटर है ज़्यादा। जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है तो यहीं पे फॉर्मेशन होता है बेटा NAD+ से। किसका फॉर्मेशन होता है? NADH2 का। ठीक, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। फर्दर यही NAD कन्वर्ट हो जाता है NAD+ में और यहीं पे होता है FMN। क्या होता है बेटा? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN एक्सेप्ट करता है इसके इलेक्ट्रॉन को और कन्वर्ट हो जाता है FMNH2 में। फर्दर ये रिड्यूस हो जाता है। एक बार ऑक्सीडेशन होता है, फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर टेकिंग प्लेस, ठीक, 1 by 1। NAD+ से NADH2 फर्दर कन्वर्ट हो गया NAD+ में। FMN ने एक्सेप्ट किया H2 को, इसका H2 कन्वर्ट हो गया FMNH2 में। फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बीच में जो मोबाइल सेंटर होता है उसका नाम होता है यूबिक्विनोन। Ubiquinone act as a mobile carrier in between the complex first and second as well as complex second and complex third। ये याद रखिएगा बेटा। इन complex 3 और 4 cytochrome C act as a transfer of the electron carrier in between third and 4। ये मोटा मोटा हिसाब याद रखिएगा। This is a cytochrome C। क्लियर है मेरे ख्याल से? ठीक है बेटा। यानी इस रिएक्शन में यहाँ पे सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो NAD+ से NADH2 फर्दर ये ब्रेक हो जा रहा है NAD+ में। FMN एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, FMNH2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसने क्या किया, इसी हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। इसका फॉर्म ये क्या बना देगा बेटा? UQH2। फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए यहाँ पे। क्लियर है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड जो है बेटा, इसी में होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड से पढ़ा होगा आपने। सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ये पढ़ा होगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड पे बेटा जो है, जो रिएक्शंस होती है वो मैं बता रहा हूँ। सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है यानी सक्सिनेट से फ्यूमरेट, तो यहीं पे
FAD से फॉर्मेशन हो जाता है FADH2 का। इसने अब ये वाला जो हाइड्रोजन था इसको एक्सेप्ट किया, फॉर्मेशन कर लिया FAD से, FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है बेटा? ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है इसी में, और इसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है यूबीक्यूनॉन। यूबीक्यूनॉन फॉर्मेशन करता है बेटा UQH2 का। क्लियर है? ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे FMN NADH2, जैसे ये NAD प्लस से NADH2 का फॉर्मेशन हुआ, दोबारा ये कन्वर्ट हो गया, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस, and then accept FMN flavin mononucleotide, accept the hydrogen and electron carrier, form FNH2, then then oxidize and again pass the electrons to the next level UQH2, accept electrons, and then it also in complex number second succinate से fumarate का कन्वर्जन होता है। क्रेब्स साइकिल के सेकेंड कॉम्प्लेक्स में ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो फ्यूमरेट FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। फर्दर एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन यूबीक्यूनॉन ने। यूबीक्यूनॉन एक्ट एज ए मोबाइल कैरियर इन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकेंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है ये होता है बेटा साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स। Cytochrome B7 complex accept the electron and transfer to the cytochrome C, and cytochrome once again transfer the electrons to the cytochrome 4। किससे बेटा? cytochrome 4 पे। cytochrome 4 is also known as complex number A3, ठीक है ना। complex 4 also have a copper center, क्या? और इसके पास कॉपर सेंटर है। क्लियर है? अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे इसमें ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन आयरन सेंटर होता है। कौन सा सेंटर होता है बेटा? आयरन सेंटर होता है, ठीक है ना। FES आयरन सेंटर इज आल्सो प्रेजेंट। FMN से आयरन सेंटर देन FMNH2 पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यहाँ पे भी होते हैं बेटा आयरन के सेंटर। क्लियर है? और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे Fe+3 होता है, Fe+3 कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 में। वही चीज़ें यहाँ भी होती हैं, Fe+3 होता है जो कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 में। क्योंकि आपने पढ़ा होगा Fe+3 को अगर कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा बेटा? Fe+2 में हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शंस अगर इसके इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर दें, यानी ऑन एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन Fe+3 कन्वर्ट इन Fe+2, एंड Fe+2 से जब रिमूव कर दें इलेक्ट्रॉन को Fe+3 में, यानी फेरिक से हम लोग ये कहें बेटा फेरिक से ये फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं और ये लोग पास करते हैं प्रोटॉन को यहाँ, ठीक। बहुत सारे प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन सेकेंड कॉम्प्लेक्स ये प्रोटॉन को ट्रांसफ़र नहीं करता है ज़्यादा, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते हैं जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं, यहाँ से भी प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड पे एक रिएक्शन और होती है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होती है। ढप का नाम सुना, डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट से बन जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। यही ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड पे जाता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड पे जाएगा तो FAD से FADH2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। और एक होती है माइलेट आस्पार्टेट शटल, ऑक्सैलो एसीटेट से जब बनता है बेटा माइलेट, तो ये माइलेट जो है परमिएबल होता है। ये माइलेट जब परमिएबल होता है तो ये इंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे ही माइलेट यहाँ पे आता है ये वंस अगेन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पे आता है, तो NAD से NADH2 का फॉर्मेशन करता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और एस्पार्टेट में। यही ट्रांसफ़र हो जाते हैं बेटा बाहर की तरफ, अल्फ़ा कीटोग्लूटेरेट और एस्पार्टेट मिल के बनाते हैं ये लोग दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट एज वेल एज ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करते हैं ये लोग, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग बोलते हैं माइलेट आस्पार्टेट शटल। माइलेट आस्पार्टेट शटल जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पे आती है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पे NADH2 है। NADH2 हाईली ATP ज़्यादा ATP प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू FADH2। तो माइलेट आस्पार्टेट शटल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी इज कंपेयर टू द ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल।
ये बात याद रखिएगा, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से उतने ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। अब यही प्रोटॉन जो यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहे हैं, अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब यही सारे के सारे प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पे F0 और F1 पार्टिकल होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ATP सिंथेस हम लोग बोलते हैं, पाँचवें को ATP सिंथेस। ATP सिंथेस जब यही प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट होकर ATP बनाते हैं। यही ATP यहाँ पे चैनल होता है जो ATP को बाहर ट्रांसफ़र कर देता है और बाहर से ADP को अंदर ट्रांसफ़र करता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेशन होता है, देन ATP का फॉर्मेशन होता है, देन दिस ATP इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे ATP सिंथेसिस होता है। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ, ये तो मैंने इसमें दिखाया था कि आप लोगों को रिएक्शन थोड़ा बहुत आइडिया लगे। अब मैं एक क्लियर कट डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें मेरे ख्याल से और अच्छा आप लोगों को समझ आएगा। चलिए समझ लीजिए बेटा, बहुत ही आसान है, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे तुम्हारी NCERT लिख रही है वैसे भी बता दें ताकि बात मुकम्मल हो जाए और आप लोग जो है, ये है बेटा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल। डायग्राम से बनाने में बेटा समझ में आ जाता है चीज़ें क्लियर कट की, यही रिएक्शन हो रही थी, इस वजह से मैंने वो दिखाया था आप लोगों को। ये है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों ने देखा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल चल रही है और NADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, अब समझिएगा, ये NAD प्लस कन्वर्ट हो जा रहा है, NADH2 में दोबारा कन्वर्ट हो जा रहा है ये NAD में, और यहीं पे इसका एक्सेप्टर है बेटा FMN एक्सेप्ट करके इसको FMNH2 में दोबारा से ये कन्वर्ट हो जा रहा है उसमें, और इस H प्लस को फेंक दे रहा है कहाँ, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। क्लियर है? यहीं पे बेटा सेंटर होते हैं आयरन सल्फर सेंटर, इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड। इन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड और यहीं पे बेटा अब यहाँ पे UQ होता है, UBQ नॉन, जो ट्रांसफ़र करता है आगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जिसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन को बाहर फेंक दिया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है सेकेंड पे। अब यहीं पे एक रिएक्शंस होती है FAD से FADH2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है ना। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनता है, तो ये फॉर्मेशन होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, अब दोबारा से ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें UQ है, UQ एक्सेप्ट करता है, फॉर्मेशन कर देता है UQH2 का। अब UQH2 दोबारा कन्वर्ट होता है इसमें, और ये H प्लस स्मॉल अमाउंट में यहाँ से पास होते हैं, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे भी आयरन सल्फर सेंटर होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अब दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3। इन कॉम्प्लेक्स नंबर 3, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, इसका नाम होता है, यहाँ भी बेटा UQ होगा, दोबारा से UQH2 यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से UQ में, ठीक है। अब ये क्या करता है, दोबारा से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 यहाँ पे जो होता है वो साइटोक्रोम C होता है। साइटोक्रोम C ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा बेटा, 4, जिसको हम लोग बोलते हैं A3 और कॉपर सेंटर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 2 3 4। इन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 यहीं पे बेटा होता है O नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में
जब H प्लस ट्रांसफ़र होते हैं तो यही कंबाइंड होके फॉर्मेशन करते हैं वाटर का। किसका फॉर्मेशन होता है? वाटर का। इन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 वाटर फॉर्मेशन टेक प्लेस और हियर Fe+3 से Fe+2 में भी कन्वर्जन होता है। ठीक है। अब जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम में क्या होता है ये भी देख लो थोड़ा सा। यानी यहाँ से भी प्रोटॉन जो होते हैं बेटा H प्लस पंप कर दिए जाते हैं, यहाँ से भी प्रोटॉन पंप कर दिए जाते हैं। अब यही प्रोटॉन हेल्प करेंगे फॉर्मेशन करने में हम लोगों को। क्या अभी मैं दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ठीक है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में सारे के सारे प्रोटॉन एक्युमुलेट होना शुरू हो गए। ठीक। अब ये प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 5, दिस इज अ फैसिलिटेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। दिख रहा है इसमें बेटा? नहीं दिख रहा है। इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर बनाना होगा मेरे ख्याल से, तभी बात क्लियर होगी। अब यही वाटर जो है जाके हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स नंबर मैं 5 तो ऊपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, नीचे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा जहमत करें, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ अभी। H प्लस का यानी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन एक्युमुलेशन टेक प्लेस, लो pH होगी जैसा कि आपको पता है। ठीक है। और यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको याद रखना होगा कि ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना B C1CAA3 ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसी में ट्रांसफ़र होता है B C1CAA3। क्लियर? ये ट्रांसफ़र होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये भी सीक्वेंस पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। क्लियर है बेटा? यहाँ भी जो है Fe+3 कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 में। ठीक है। और साइटोक्रोम C। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है उसमें क्या होता है मैं उसको दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं थोड़ा सा रफ़ कर दे रहा हूँ बेटा, अगर बात समझ में आ रही हो तो। इसको मैं रफ़ कर दे रहा हूँ, यहीं पे 5 बना दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। ये एक स्पेशल प्रोटीन होती है बेटा, जो इसका नाम होता है बेटा F0 और ये होती है F1। अब यहीं से प्रोटॉन जब पास होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से, ये प्रोटॉन जब पास होते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, जब प्रोटॉन पास होते हैं तो यहीं पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? ATP का। यानी कॉम्प्लेक्स 5 पे इसी को हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय मिचेल इन 1961, बट आफ्टर 1973 साइंटिस्ट एक्सेप्टेड दिस थ्योरी। ठीक है। 12 साल तक लोगों को इसके बारे में लोग मान नहीं रहे थे, बहुत ये परेशान हो गए थे साइंटिस्ट मिचेल साहब। बाद में इनका एक्सेप्ट किया गया 1973 में। ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 5 पे बेटा ATP का फॉर्मेशन होता है। और कॉम्प्लेक्स 5th कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट कॉम्प्लेक्स 4 आर वर्क इन अ सेम वे। कॉम्प्लेक्स 5th इज अ डिफरेंट, it not work with attached with complex number 4। क्लियर है? उसके बाद इसमें से प्रोटॉन हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, ATP की सिंथेसिस होगी, जिसको हम लोगों को करना ज़रूरी था। बताइए भाई क्या बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही तो मैं दोबारा बताऊं। और पहला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा बेटा, वरना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। पहला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, वरना ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गई है बात। चलिए थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं हम लोग। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ये इन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट इसके जो इनहिबिटर होते हैं बेटा वो होते हैं बारबिट्यूरेट इनहिबिटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बारबिट्यूरेट होते हैं और एमाइटल होते हैं और रोटिनॉल होते हैं। ये ड्रग्स हैं जो इनहिबिट करती हैं
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट को। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड बेटा जो इनहिबिट करता है इसको करता है माइलोनेट। कौन करता है? माइलोनेट इनहिबिटर होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड का जो इनहिबिटर होता है एंटीमाइसिन ए होता है। कौन होता है बेटा? एंटीमाइसिन ए। एमबीबीएस के बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ, इसको जो इनहिबिट करता है वो साइनाइड। आपने सुना होगा साइनाइड। अब बताइए अगर साइनाइड इनहिबिट कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे, यहीं पे ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन रह नहीं जाएगी, तुरंत पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। और इसको इनहिबिट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग किसी को हो जाए, या सोडियम एजाइड। और कौन इनहिबिट करता है बेटा? सोडियम एजाइड। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कौन कौन से कॉम्प्लेक्स को कौन कौन इनहिबिट करता है। क्लियर है बात? चलिए, मेरे ख्याल से बात क्लियर है। बात अगर ना क्लियर हो तो मैं एक बार और बताऊं, और बहुत ही आसान रिएक्शन है। 4 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है NADH, जिस पे NADH डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जो होता है बेटा उसका नाम होता है FAD सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड जो होता है वो होता है BC1C। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो होता है AA3 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो होता है ATP सिंथेटेस होता है। आप ये बात याद रखिएगा, NCERT में भले ही अलग लिखा हुआ है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 2 3 4 एक चेन में हमने पढ़ाया आपको, कहीं भी लिखा हो फंक्शन सेम होगा। ठीक है ना? इनका फंक्शन ये होता है कि सारे के सारे प्रोटॉन को ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करते हैं। आफ्टर द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस दिस प्रोटॉन ट्रांसफर्ड अगेन इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड फॉर्मेशन ऑफ द ATP टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर ऑफ द हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल उसको हम लोग बोलते हैं। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे एग्जामों में MU जैसे हो गया, MU का 10+2 एग्ज़ाम हो गया, उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि लॉट ऑफ ATP सिंथेसिस होती है। हम आपको एक ग्लाइकोलिसिस की बात बताएं कि ग्लाइकोलिसिस में जो फॉर्मेशन होता है बेटा 2 NADPH का होता है। ठीक, 2 का होगा तो 2 × 3 कितने ATP हो गए? 6 ATP। चलिए, अब अगर हम लोग क्रेब्स साइकिल की बात करें, क्रेब्स साइकिल में अगर हम लोग देखें तो 3 NADPH का फॉर्मेशन होता है, और 3 कह रहा हूँ 6 NADPH नहीं होगा, NADH होगा बेटा। P जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन होता है। 2 FADH2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो बताइए 6 × 3 कितने ATP हो गए? 18 ATP। क्लियर है? 2 FAD 1 FAD 2 ATP देता है, तो 2 × 2 कितने हो गए? 4 ATP। क्लियर है? टोटल कर ले हम लोग। 6 ATP, ये 6 + 18 + 4 = कितना हो जाएगा बेटा? 28 ATP। क्लियर है? और एक NADH2 का फॉर्मेशंस जो होता है बेटा, वो जब पायरुविक एसिड से हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A को, किसको? एसिटाइल कोएंजाइम A को, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 2 बार रिएक्शन चलेगी, यानी 2 NADPH का यहाँ फॉर्मेशन हुआ। तो 2 × 3 6 ATP। अब टोटल इसमें करिए 28 + 6 कितना हो गया? 34 ATP। ठीक है ना? प्लस डायरेक्ट सिंथेसिस जो ATP की होती है, अगर हम लोग क्रेब्स साइकिल में देखें 1 होती है, तो 2 से कितनी हो जाएगी बेटा? बताओ, 2। और डायरेक्ट सिंथेसिस जो ATP की होती है वो ग्लाइकोलिसिस में होती है 4, 2 यूज़ हो जाती है, बची कितनी? 2, यानी कितना हो गया? 38 ATP। ये 38 ATP का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग माइलेट आस्पार्टेट शटल से जाएंगे। अगर माइलेट आस्पार्टेट शटल से हम नहीं जाएंगे तो जो ग्लाइकोलिसिस में ये बन रहा होता है बेटा, ये जो है, ठीक है ना, तो इससे कितने आएंगे? तो क्योंकि FADH2 में जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स में,
तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो 4 ATP का होगा। तो हमारे पास इसमें से आप माइनस कर दीजिए, यानी 36 ATP का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो मैलेट एस्पार्टेट शटल वाली है, मैलेट एस्पार्टेट शटल वाली है। क्लियर है? तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है और ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल में 36 ATP। ना समझ में आया तो दोबारा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। सबसे ज़्यादा जो ATP की सिंथेसिस होती है बेटा वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 34 इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, 2 आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? चलिए, बात मेरे ख्याल से मुकम्मल है। अगली चीज़ मैं थोड़ी सी और आप लोगों को समझा दूं। कुछ चीज़ें हम तुम लोगों को समझा दे रहे हैं ना, माइटोकॉन्ड्रियल की डिसीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे। जैसे देखो ये मान लीजिए ये स्पर्म है बेटा, ये स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल है, ये मैटरनल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। स्पर्म के अंदर सबने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये ओवा है, ओवा के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैटरनल है, ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, समझते चलिए। अब बताइए, अगर कोई डिसीज़ फादर में है, ये फादर है, पैटर्नल हम लोग कहें, ये फादर हैं, अगर इनके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिसीज़ है, क्या ये ट्रांसफ़र होगी अगली जनरेशन में? नेक्स्ट जनरेशन्स जो आ रही हैं, क्या ये बीमारी उसमें ट्रांसफ़र होगी? बताओ भाई। नहीं होगी ट्रांसफ़र। पूछो क्यों? अगर फादर के अंदर है, क्योंकि जब ये फ्यूज़न पास आएंगे तो जो ये फ्यूज़न होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इंटर नहीं करता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इंटर करेगा। तो यहाँ पे कोई डिसीज़ नहीं होगी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में, अगर फादर के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिफेक्ट है। लेकिन अगर डिफेक्ट माँ के हो जाए, ठीक है, देखिएगा, और हम लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो हम लोग मदर से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फादर तो कुछ नहीं दे रहा है, फादर ओनली ट्रांसफ़र दी जेनेटिक मटेरियल, फादर आर नॉट ट्रांसफर दी माइटोकॉन्ड्रिया। Inside our body we have mitochondria. This is transferred by the mother, not by father. Clear? Because during fertilizations mitochondria are removed. If any defect takes place in the father's mitochondria, then disease are not occur, mitochondrial disease are not occur in the next generation of the female or male. But if defect occur in the mitochondria of the mother, then disease transferred in the next generation. बात समझ में आ रही मेरे ख्याल से? जैसे ये मान लीजिए कि ये फीमेल है और ये फादर है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? फीमेल डिफेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है, तो जो जनरेशन आएगी बेटा सब डिफेक्ट आएगी। मान लीजिए 2 बच्चे हुए और 2 लड़कियां हुई, सब में जो है फादर सिर्फ ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को, यानी हमारे अंदर जो ATP प्रोड्यूस हो रही है ये मदर से है, और फादर लॉन्ग डिस्टेंस खर्च करके आ रहा है यूटिलाइज़ करके ATP का। देखिए नेचर ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है। सारे के सारे क्या आए बेटा? यहाँ डिफेक्ट आए। अब ये जो है इसकी अगर हम लोग शादी करवा दें नॉर्मल मेल से, अगेंस्ट नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा? बीमारियां आएंगी, है कि नहीं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है तो ये इफेक्टेड है, तो ट्रांसफ़र होगी डिसीज़। ठीक है, अगर इसकी हम लोग शादी करा दें नॉर्मल फीमेल से, अब बताइए क्या बीमारी आएगी माइटोकॉन्ड्रियल वाली? नहीं आएगी, नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फादर माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफ़र नहीं करता है, फादर ओनली ट्रांसफ़र दी क्या? न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। तो आप माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस समझ सकते हैं यहाँ से। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक और नेचर ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया था। आपने पोलर बियर सुना होगा, पोलर बियर का नाम सुना होगा। पोलर बियर अगर हाइबरनेशन में जाते हैं तो हाइबरनेशन में जाते हैं, उनके अंदर एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया
प्रोड्यूस करती है थर्मोजेनिक प्रोटीन। थर्मोजेनिक प्रोटीन, ठीक। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस थर्मोजेनिक प्रोटीन्स। इट इज मोस्टली फाउंड इन पोलर बियर। पोलर बियर कहाँ जाता है बेटा? हाइबरनेशन में जाता है, हाइबरनेशन में जाता है। दूसरी चीज आपको लाइव एग्जांपल बताऊं मैं, ब्राउन फैट। ब्राउन फैट इज अ थर्मोजेनिक प्रोटीन। इट इज मोस्टली फाउंड इन बैक साइड ऑफ द बेबी, बैक साइड ऑफ द बेबी। हाय 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 हाय, ये क्या करती है? ये भी थर्मोजेनिक प्रोटीन है। थर्मोजेनिक प्रोटीन रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बेबी। ब्राउन फैट, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो उसके अंदर ब्राउन फैट होती है। ब्राउन फैट, अब देखिए नेचर ने कितना बैक साइड में ही क्यों बनाया? नेचर ने बैक साइड में इस वजह से बनाया क्योंकि जब ड्यूरिंग द लैक्टेशन, जब मदर बच्चे को अपनी आगोश में लेती है तो आगे का पोर्शन जो होता है माँ के बॉडी से अटैच हो जाता है, तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। माँ अपने जो फ्रंट पोर्शन है यानी आगे का पोर्शन है, माँ उससे जो उसको हीट प्रोवाइड कर देती है, बट बैक साइड तो खाली रह जाएगा। इस वजह से नेचर ने ब्राउन फैट जो बनाई थी वो बैक साइड में बनाई थी, ताकि थर्मोजेनिक प्रोटीन होती है वो रेगुलेट करे टेम्परेचर को। देख रहे हैं कितना बढ़िया सिस्टम नेचर ने बनाया है। फबिया लाए रब्बे को मातो का ज़बान, तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे नेचर की। नेचर ने तुम्हारी बॉडी को कितनी बेहतरीन तरीके से सिस्टम से प्रोड्यूस किया है। हर एक चीज़ बिल्कुल सटीक है। तुम्हारी आँखें सामने हैं, तुम्हारी नोज़ सामने है। आँखें पीछे होती तो खाना अगर खाने जाते तो देखना पड़ता पीछे ले जाके। अगर ये नोज़ तुम्हारी पीछे लगा देते, साइड लगा देते, तो एक बार आपको ले जाना पड़ता वहाँ पे। माउथ को यहाँ ना बना के यहाँ बना देते तो हम ऐसे खाना खाते। देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम नेचर ने तुम्हारी बॉडी का बनाया है कि हर एक चीज़ कंसेप्चुअल मैनर में है। क्या बात समझ में आ रही बेटा सबको? थोड़ी बहुत मैंने कहा कि ये बात बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। मेरे ख्याल से जो है आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं। एडिपोसाइट्स इज आल्सो हैव अ lot of mitochondria in produce a lot of energy, and mitochondria produce a thermogenic proteins। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा ख़त्म हो गया। अब बेटा इसके बाद कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाऊँ आप लोग ज़रूर बताएं मुझे। और मैं सोच रहा हूँ कि रिप्रोडक्शंस के, जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस तक पढ़ा दिया था तो oogenesis रह गया है, ठीक है। और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रह गया है, फर्टिलाइजेशंस रह गया है, प्रेगनेंसी रह गई है। ये 4 टॉपिक है। मैं सोच रहा हूँ ये भी कवर कर दूँ, यूनिट कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद आप जो कहें, अगर प्लांट फिजियोलॉजी दोबारा पढ़ना है, सारे लेक्चर प्लांट फिजियोलॉजी के अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। सारे लेक्चर एनिमल फिजियोलॉजी के अपलोड हो चुके हैं, सारे लेक्चर इवोल्यूशन के अपलोड हो चुके हैं, सारे लेक्चर रिप्रोडक्शन के 2-3 टॉपिक बचे हैं वो भी अपलोड हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कर दूँ, एक यूनिट पूरी मुकम्मल हो जाए। अब आपको जो टॉपिक वीक लग रहा हो वो बताएं मुझसे, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर प्लांट फिजियोलॉजी एक लाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी बताएं, दोबारा पढ़ाई जाएगी। अगर जो है आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है, देखिए कोई टॉपिक पढ़ना है और पूरा चैप्टर पढ़ना है अलग बात है। अगर पूरा टॉपिक पढ़ना है तो पूरा टॉपिक बताएं, नहीं तो मैं, क्योंकि हम ईद के बाद से शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा, एक 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर कवर करेंगे, सिर्फ 30 मिनट में, और बहुत फास्ट रिवीजन होगा। मैं 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर कवर करूंगा और यही टारगेट है हमारा। जो हमारे 38-40 चैप्टर है ना, ये पर डे एक चैप्टर लाइव क्लास होगी, उसकी बहुत फास्ट रिवीजन होगा। और सब लोग जहाँ से बताएं, मैं 12th NCERT से ही शुरू करूँगा। बाकी जो टॉपिक आपको डिटेल चाहिए वो मुझे बता दें, ताकि मैं वो जल्दी से समेट दूं 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूं बेटा, जो है 30 मिनट्स में सारे चैप्टर रिवाइज़ हम कराएंगे, बहुत फास्ट रिवीजन कराएंगे, जिससे आप लोग भी बोर ना हो और आपको मैक्सिमम चीज़ें गेन हो जाएं कम समय में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।